बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल द सोशल एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम हर 6th क्लास के 5 टॉपिक हमने करवा दिए हैं। हिस्ट्री के लेसन सबसे पहले करवा रहे हैं SST में। तो 7th क्लास का भी फर्स्ट टॉपिक हो गया है। आज सेकंड टॉपिक कर रहे हैं, जिसका नाम है राजा और उनके राजे। ये लेसन करेंगे आज हम। अगर पहला लेसन आपने पढ़ लिया होगा तो ये लेसन बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। पहला लेसन जो करवा दिया है उसकी वीडियो आप देख सकते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखते हैं आज का टॉपिक। राजा और उनके राजे, यानी मध्यकाल में। 7th क्लास में तो मध्यकाल ही दे रखा है। तो मध्यकाल में जो नए नए राजवंश थे वो शासन करने लग गए थे, तो उन्होंने अपने अपने राज्य कायम कर लिए थे। उनके बारे में दिया गया है, यानी 7वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी में कब की बात हो रही है? ये गुप्त वंश के पतन के बाद में। गुप्त वंश तक तो 6th क्लास में पढ़ा था। अब उससे आगे का दे रखा है, आगे के राजवंश किस तरह से शासन करते हैं, उन्होंने अपना राज्य कैसे स्थापित किया और राजा कैसे बने थे वो, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, 7वीं शताब्दी के बाद, जैसे कि पिछले लेसन में हमने बताया था ना कि 7वीं शताब्दी में यानी मध्यकाल में नए नए राजवंश बनने शुरू हो गए थे। उसमें चेर, चोल, पांडे, मराठे, इनके बारे में दिया गया था, अगर आपने पढ़ा हो तो उन्हीं में से कुछ राजवंशों के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें मेन क्या है, आप मैप अगर आपको आता होगा तो ये राजवंशों का जो क्षेत्र है उसके बारे में भी जल्दी समझ पाओगे। तो मैप ज़रूर देखें, साथ साथ अब जो इसमें दिया गया है वो हम करवाएंगे। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। देखिए, ये मानचित्र देख लेते हैं कौन कौन से राजवंश हैं। अगर मैप में आपको आता होगा तो वो एक इमेज बन जाती है कि कौन सा राजवंश ने कि कहाँ पर शासन किया है। अगर आपको स्टेट्स का ही पता नहीं होगा तो फिर ये राजवंशों का कहाँ कहाँ कितना एरिया था ये समझ नहीं पाओगे। अगर इनके एरिया का पता करना हो तो स्टेट्स का पता पहले कर लें कि कौन सा स्टेट कहाँ पड़ता है। ये पूरा आप मैप देख लें। 6th क्लास में भी करवाया था, एक बार फिर से रिवीजन कर लें, फिर ये लेसन पढ़ना स्टार्ट करें। देखिए, ये जो एरिया है यहाँ पर, इधर दिल्ली की तरफ यानी इंद्रप्रस्थ, वहाँ पर किसका शासन था? चाहमान, जैसे चौहान बोलते थे, आपने सुना होगा। पृथ्वीराज चौहान, जो पृथ्वीराज तृतीय भी बोलते हैं उसे, पृथ्वीराज चौहान था। उसने मोहम्मद गौरी के साथ लड़ाई की थी। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध सुना हो तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था। वो किसके कारण हारा था? यहाँ से जो गुर्जर प्रतिहार थे उन्होंने यहाँ पर इसका साथ नहीं दिया था। तो इस एरिया में जो दिल्ली का एरिया है, यहाँ पर किसका शासन था? चाहमान का। इधर गुजरात और राजस्थान के एरिया था, यहाँ पर किसका शासन था? गुर्जर प्रतिहार का। ये शुरू में आपको नए नाम लग रहे होंगे, लेकिन एक दो बार देख लोगे तो याद हो जाएगा। और क्या है? पाल, बंगाल का एरिया है ना, यहाँ पर है पाल वंश शासन करता था। और महाराष्ट्र और कर्नाटक, इस एरिया में राष्ट्रकूट वंश शासन करता था। ऐसे ट्रिक से भी याद कर सकते हो, जैसे बंगाल के लास्ट में ले आता है, तो ऐसे ही पाल। राष्ट्रकूट, महाराष्ट्र में भी राष्ट्र लास्ट में आता है, तो राष्ट्रकूट। तो 2-4 बार रिपीट होता जाएगा ना, तो उससे फिर अपने आप ही याद हो जाएगा, अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैप देखने से इमेज बनती है, अपने आप ही दिमाग में आ जाता है कि हाँ, ये
ये राजवंश कहाँ शासन करता था। देखिए यहाँ पर जो केरल का एरिया था, यहाँ पर चेर, नीचे तमिलनाडु की साइड पांडे शासन करते थे, और तमिलनाडु यहाँ पर इधर यह चोल शासन कर रहे हैं, पांडे नीचे की तरफ हैं बिल्कुल। तो ये आप देख सकते हैं, इनके नाम आएंगे बार बार, इसलिए आपको बताया जा रहा है। चेर, चोल, पांडे, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार, चाहमान, पाल, ये सब आप याद कर लें, ये इसमें भी बताया गया है, इसकी पहचान कर लें। आगे करते हैं। नए राजवंशों का उदय। नए राजवंश कैसे बनने स्टार्ट हो गए थे? क्या 7वीं शताब्दी से पहले भी थे ये? नहीं, ये पहले नहीं थे। किस तरह बनने स्टार्ट होते हैं इसको समझते हैं। इतिहास को अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उसको तो सीरीज में पढ़िए। इसमें सीरीज में पढ़ोगे ना तो उसको उलझन नहीं होती कि ये कौन सा राजवंश है, कब आया है, कैसे शासन शुरू किया है। जैसे 6th क्लास तक हमने पढ़ लिया, गुप्त वंश तक का शासन, अब ये मध्यकाल का शासन पढ़ रहे हैं। इसमें सीरीज से दे रखे हैं सभी टॉपिक आपस में कोरिलेटेड हैं, इसलिए सभी टॉपिक को सीरीज में पढ़ें, तब जल्दी अच्छे से कवर कर पाओगे आप। और इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी के। हिस्ट्री में से तो हर कंपटीशन एग्ज़ाम में इसी में से मिलेंगे। अभी आपको ये ऐसे लगता है कि ये कहानी की तरह हो रहा है, नहीं है, कहानी की तरह नहीं है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत सारे निकलते हैं। देखते हैं आगे। नए राजवंशों का उदय कैसे होता है? देखिए 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। क्या था? जिनके पास बहुत सारी भूमि थी और योद्धा सरदार थे, यानी बहुत ही पावरफुल थे, वो अस्तित्व में आने लग गए थे 7वीं शताब्दी तक। यानी गुप्त वंश के पतन के बाद ही बहुत से राजवंश जिसके पास बहुत सारी भूमि थी, दान में मिली हुई थी, तो वो पावरफुल होने लगे थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। देखिए एक वर्ड है मातहत। अगर आपको अकेला मातहत शब्द दे दे कि किससे रिलेटेड है, इसका मतलब क्या है, एग्जामिनर को एक ही वर्ड देना है बस, आप इसी में उलझ जाओगे अगर ये पढ़ा नहीं होगा तो इसलिए मातहत का मतलब क्या होता है? सामंत। तो ये छोटे छोटे वर्ड हैं, इनको अच्छे से पढ़ें। सामंत के रूप में मान्यता देते थे। राजा लोग क्या करते थे? जिनके पास बहुत सारी भूमि है, योद्धा सरदार होते थे, पावरफुल होते थे, उनको क्या कहते थे? मातहत या सामंत करते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी, तो बदले में राजा भी कुछ उम्मीद करेगा, उनको भूमि देगा तो राजा बदले में कुछ लेगा। तो राजा या स्वामी उस के लिए क्या उपहार लेके आते थे ये सामंत? उनके दरबार में हाजिरी लगाएंगे और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। बदले में 3 काम होगा, उनको जो राजा को ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी, उन्हीं के लोग उसके अंडर में बहुत सारे लोग हो जाएंगे, और सैन्य सहायता जब भी सेना की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी वो प्रदान कर देंगे। ये 3 काम हो गए। और जो भूस्वामी हैं उनको भूमि मिल गई अपना, उनको तो उनमें से जो भी आमदनी हो रही है कुछ कर के रूप में राजा को दे रहे हैं, बाकी अपने पास रख रहे हैं। उनका वो बहुत ही शक्तिशाली होते जा रहे हैं। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, अभी बताया मैंने, जो अपनी जिसके पास ज़्यादा पावर आ गई, बाद में धीरे धीरे कई सालों तक उनके पास भूमि भी ज़्यादा हो गई, उनसे इनकम भी बढ़ गई, तो उनके पास संपदा बढ़ गई है, तो इसलिए वो अपने आप को क्या मानने लगे? महासामंत, मंडलेश्वर, यानी पूरे मंडल का महान स्वामी। तो अपने आप को महान मानने लगे और अलग से राजवंश, यही तो राजवंश स्थापित करेंगे। फिर ये जो पावरफुल सामंत हैं ये अपने अपने राजवंश स्थापित करते हैं, अपने राज्य बनाते हैं। देखिए आगे देखेंगे हम। इस तरह का एक उदाहरण क्या है? दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। जैसे अभी बताया था, राष्ट्रकूट किधर शासन कर रहे थे? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र कर्नाटक। ये दक्कन में राष्ट्रकूटों का क्या उदाहरण है कि ये शक्तिशाली हो गए थे। तो उन्होंने क्या किया? शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। किसके अधीन थे?
कर्नाटक में चालुक्य राजा थे, उनके अधीन सामंत थे ये, कि उनको भूमि मिली हुई थी। उसी से वो क्या हो गए, बाद में बड़े भूस्वामी बन गए और योद्धा सरदार हो गए। तो उनकी संपदा बढ़ गई, सत्ता पावर भी ज़्यादा आ गई। तो उन्होंने बोला कि हम अब आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करें, हम अपना अलग राज्य बना रहे हैं। देखते हैं आगे कैसे स्थापित होता है ये। 8वीं सदी के मध्य में यानी 7वीं सदी तक तो उनके अधीन रहे, चालुक्य राजाओं के अधीन। राष्ट्रकूट प्रधान इंतिदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। ये थोड़े थोड़े अटपटे नाम लगेंगे कि साउथ के नाम हैं राष्ट्रकूट वगैरह, ये अगर नहीं सुना होगा आपने पहले तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। 8वीं सदी के मध्य में क्या किया, राष्ट्रकूटों ने चालुक्य स्वामी की अधीनता से मना कर दिया कि हम अपना शासन खुद करेंगे। उसका राष्ट्रकूट शासक का क्या नाम था, इंतिदुर्ग। उसने मना कर दिया और उसे हराया और उसी को हरा दिया। फिर चालुक्यों से उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की, उनको हरा दिया कि हम अपना राज्य स्थापित कर रहे हैं। उसके लिए क्या किया, एक अनुष्ठान किया जिसका क्या नाम था, हिरण्यगर्भ, या इसका मतलब क्या होता है, सोने का गर्भ। ये अनुष्ठान किन से करवाया उसने, ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न करवाया, खुद को राजा घोषित किया। उस टाइम पे क्या रूल था ये कि क्षत्रिय ही राजा बन सकते हैं। जैसे कि 4 वर्ण होते हैं ना, 6th क्लास में पढ़ा होगा आपने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये रूल होता था कि क्षत्रिय ही शासन कर सकते हैं, वो ही राजा बन सकते हैं। तो इसलिए अगर कोई जन्म से क्षत्रिय नहीं है तो वो क्या करता था कि हिरण्यगर्भ ये अनुष्ठान करके वो दोबारा से क्षत्रिय बन जाता था। ये रूल होता था, ब्राह्मणों की सहायता से ये अनुष्ठान करवा देता था, वो राजा बन जाता था। कुछ अन्य उदाहरणों में आप उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। किसी ने अपनी पावर और बढ़ाने के लिए किसकी, सैन्य यानी सेना के बल पर अपना राज्य कायम किया है। मिसाल के तौर पर कदम्ब, मयूर, समर यानी गुर्जर प्रतिहार है। ये हरिचंद ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया। इन्होंने शस्त्र के बल पर राज्य कायम किया। कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। इन्होंने तो ये सामंत थे, राष्ट्रकूटों ने तो चालुक्यों की अधीनता से मना कर दिया और अपना ये अनुष्ठान, हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करके शासन स्थापित कर लिया। किसी ने सैन्य कौशल के बल पर, शस्त्र के बल पर अपना राज्य स्थापित किया है। अब देखते हैं राज्यों में प्रशासन। जो राज्य उस मध्यकाल में राज्य स्थापित हुए थे नए नए, उनमें कैसा प्रशासन होता था, कैसे चलाते थे। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। यानी प्रजा के सामने अपने आप को राजा घोषित करेगा तो कुछ ना कुछ हथकंडे अपनाएगा। तो उसने क्या किया है, सबसे पहले तो उसने उपाधियां धारण की है, अपने आप को बहुत ही पावरफुल दिखाने के लिए महाराजाधिराज की उपाधि धारण की है और त्रिभुवन चक्रवर्ती, इनके नाम याद रखें। और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तो ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। किसान को भी साथ लेके चलेंगे, क्यों लेके चलते हैं, उत्पादक वर्ग तो यही है। उत्पादन नहीं होगा तो उसको कर कहाँ से मिलेगा राजा को, और कर नहीं मिलेगा तो राजा शासन कैसे चलाएगा। उनके लिए इनकम भी तो चाहिए। किसान को भी साथ लेके चल रहा है, व्यापारी वर्ग को भी लेके चल रहा है, इनसे भी बहुत टैक्स मिलता है। ब्राह्मणों का संगठन, ब्राह्मण तो शुरू से ही पावरफुल रहे हैं, ये अनुष्ठान वगैरह करते हैं सारा सब कुछ, तो इनको भी राजा ने अपनी तरफ रखा है। आगे देखिए, इन सभी राज्यों में उत्पादकों यानी उत्पादक कौन है, किसान हैं, पशुपालक हैं, कारीगर हैं, संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनसे संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। वही बात है, यानी लगान वसूला जाता था इनसे। ये उत्पादक वर्ग था तो लगान मिलेगा
तभी वो अपने शासन को अच्छी तरह से चला पाएगा। इसी वजह से इनको भी शासन का एक हिस्सा माना जा रहा है। जैसे 400 कर, ये आप देख सकते हैं, खुद पढ़ लीजिए, 400 कर बताए गए हैं एक जगह पे। पूरा कितना सच है कितना झूठ है 400 नहीं है तो, लेकिन कर से ही तो शासन चलता। पर शासन चलाने के लिए पैसे चाहिए। पैसे कहाँ से आएंगे? टैक्स से आएंगे। तो ये अपना शासन इस तरह से चलाते थे। आगे देखते हैं। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। ये मैंने अभी बताया है। जैसे मंदिरों का निर्माण करना है, दुर्गों का निर्माण करना है, युद्धों में, लड़ाई में भी इस्तेमाल होता था। ये सब मैंने अभी बताया है। मेन आपको जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो उतना मैं करवा रही हूँ। ये कहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं? प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान, यानी उस समय पे प्रशस्तियाँ, पत्थर पे लिखी गई पंक्तियाँ मिली हैं किसी राजा की बड़ाई में, उसने की अपने प्रशासन में क्या किया है, कितनी उपलब्धि हासिल की है, वो भी मिली है। और भूमि अनुदान के प्रमाण भी मिले हैं कि किसको भूमि अनुदान दी जाती है। मध्यकाल में भूमि अनुदान बहुत होता था। ब्राह्मणों को भी दिया जाता था और सामंतों को भी दिया जाता था। सारा लिखित रिकॉर्ड होता था, जिसे हम भूमि अनुदान पत्र बोल सकते हैं या प्रशस्तियाँ। देखिए, प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो सबसे सत्य भी नहीं हो सकते। ज़रूरी नहीं है कि वो जो प्रशस्तियाँ मिली हैं वो सब पूरी तरह सच हों। वो क्योंकि सच क्यों नहीं थी कि राजा खुद ही तो अपनी मर्जी से खुद उसको लिखवाता था। अगर खुद लिखवाएगा तो अपने आप को बहुत ही सूरवीर बताएगा, विजयी योद्धा बताएगा कि उसने ये इतना जीत लिया है, इतना सब कुछ किया है। और किससे लिखवाता था? विद्वान ब्राह्मणों से लिखवाता था। वो उसके थे ही, तो अपनी कितनी भी बड़ाई करवा सकता है वो। ये प्रशस्तियाँ होती थी उस समय पे। देखिए, जैसे कि आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, गुप्त काल में समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति लिखवाई थी। उसमें देखिए उसकी कितनी बढ़ा चढ़ाकर बढ़ाई कर रखी है कि उसने इतना जीता था, स्वर्ग में भी जगह बन गई थी। मतलब इतना बढ़ा चढ़ा के लिख रखा है। इसमें देखिए, इसमें भी दिखा रखा है। ये रहा गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा होगा। और यह संस्कृत में लिखी गई है। जो मध्य प्रदेश ग्वालियर में मिली है एक प्रशस्ति, वो किसके बारे में लिखी है? नाग भट्ट के कामों का वर्णन किया गया है। देखिए, इतनी बढ़ा चढ़ा के देते हैं कि इतने हिस्से पर, यहाँ पर आंध्र, सैंधव, कलिंग, यानी पूरे भारत का एरिया बता दिया कि इतने पे ये शासन करते थे। लेकिन ये सच तो नहीं है सारा। तो मध्यकाल में जब ये नए राज्य बनने शुरू हुए थे, राजवंश बने थे, तो इन्होंने भूमि अनुदान दिए थे और प्रशस्तियाँ बहुत लिखवाई थी इन्होंने अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर दर्शाने के लिए। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये अभी मैंने बताया था। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे। जो भी भूमि दान में देते थे ब्राह्मणों को, तो वो ताम्र पत्र, ये देखिए दिखा रखा है, उन पर लिखे जाते थे, जो भूमि के पाने वाले को दिए जाते थे। इसमें देखिए कितना डिटेल से लिख रखा है। ये हम पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे कि ये साउथ के एरिया था ना, राष्ट्रकूट, चोर, चेर, पांडे, तो इनकी तमिल भाषा थी। कुछ संस्कृत में भी लिखे गए हैं। भूमि अनुदान के साथ क्या क्या दिया जाता था ये आप देख लीजिए। उस एरिया में जितना भी जो भी होता था, जो भी वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे, ये जो भी था, वो उसके साथ में उसको भूमि पाने वाले को दिया जाता था। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत का काव्य भी रचा गया, जिसमें कश्मीर का शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। 12वीं शताब्दी में कहाँ का इतिहास लिखा गया है? कश्मीर का शासनकाल। कश्मीर में जिन राजवंशों ने शासन किया है, तो उनके बारे में किसने लिखा है? एक बड़ा सा संस्कृत काव्य लिखा गया है, जिसका नाम है राजतरंगिणी। ये क्वेश्चन, जैसे कोई बुक्स का नाम है ना, वो तो आप यूँ समझो कि याद कर लीजिए, कभी भी आ सकते हैं किसी भी एग्जाम में। कलहण ने लिखी है राजतरंगिणी। उसमें किसका इतिहास है? कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। इसे कलहण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कलहण ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों,
दस्तावेज़ों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया है। कश्मीर का इतिहास लिखा है तो उसके लिए उस समय पे ये थोड़ी ना था कि पहले का जो भी हुआ था घटना उसी टाइम पे ये भी था, कलहन तो नहीं था। तो इसने कौन से सोर्सेज को देख के लिखा है, उस वहाँ पर जो शिलालेख मिले हैं, जो भी दस्तावेज मिले हैं, प्रत्यक्षदर्शी जो उस समय पे वर्णन करने वाले थे, उनके जो भी लिखित प्रमाण मिले हैं, उन सभी का इस्तेमाल किया है। तो ये मेन तो इसमें यही है कि कश्मीर का इतिहास लिखा किसने था, कलहन ने। क्या नाम था, राजतरंगिणी। भाई इतना याद रख लोगे तो काफ़ी है। देखिए, धन के लिए युद्ध, यानी मध्यकाल में जो युद्ध होने लग गए थे वो किसके लिए होते थे ज़्यादातर, एरिया के लिए या धन के लिए? तो धन के लिए युद्ध। आपने एक गौर किया होगा कि हमने इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। प्रत्येक राजवंश का अपना क्षेत्र तो था ही, वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। ये तो जाहिर सी बात है, कोई भी राजवंश हो, कोई भी राज्य हो, दूसरे क्षेत्र पे उस टाइम पे शासन करने की कोशिश करता था, क्योंकि वहाँ का संसाधन उसे मिलेगा। संसाधनों से क्या होता है, धन की प्राप्ति होगी। तो इसी तरह से ये भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर गंगा घाटी में कन्नौज नगर है। देखिए एक बार इसको देख लेते हैं, कन्नौज नगर। हीरा कन्नौज, ये गंगा घाटी है, यहाँ पर कन्नौज है, ये रहा। इसको पाने के लिए गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ये 3 राजवंश हैं जो इस पे शासन करना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? ये साउथ के हैं, लेकिन इतनी दूर जाके यहाँ पर शासन क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि बहुत ही विकसित एरिया था, यहाँ के संसाधन, यहाँ के भूमि बहुत ही उपजाऊ थी, क्योंकि गंगा घाटी है, यमुना नदी है, चंबल नदी है, यहाँ की उपजाऊ मिट्टी थी। यहाँ से ये नदियों में बहकर आती थी मिट्टी, ये बहुत ही उपजाऊ थी। यहाँ के जंगल थे बहुत ही ज़्यादा, वहाँ पे भी संसाधन थे। तो इस वजह से ये तीनों राजवंश हैं इस कन्नौज पर अधिकार करना चाहते हैं। ये 3 इसको पाना चाहते हैं। इनमें लड़ाई होती है, काफ़ी वर्षों तक होती है, कई सालों तक होती रहती है। तो तीनों ने इसमें 3 राजवंश इसमें शामिल थे, इसलिए त्रिपक्षीय संघर्ष भी इसे बोला जाता है। मैप को देख के आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे शायद। आगे देखते हैं। जो ये कन्नौज नगर है, इस पे अधिकार कर रहे हैं, ये किसके लिए है? धन के लिए ही है, क्योंकि उन्हें भू राजस्व मिलेगा, अच्छे से उपजाऊ ज़मीन मिल रही है, इसीलिए इस पे अधिकार करना चाहते हैं। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ये मैंने अभी बताया है कि ये यहाँ पर शासन करने के लिए सदियों तक लड़ाई करते हैं। चूँकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, ये हमने देख लिया है, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल। गुर्जर प्रतिहार किधर के हैं फिर से रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। गुजरात और राजस्थान का एरिया, राष्ट्रकूट महाराष्ट्र और कर्नाटक का एरिया, पाल बंगाल। यहाँ पर इसीलिए इसको त्रिपक्षीय संघर्ष बोला जाता है। 3 ने शासन इस संघर्ष में शामिल हो रहे थे। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधन का प्रदर्शन करने का प्रयास किया है। बड़े बड़े मंदिरों का भी निर्माण करवाया है, यानी अपनी सत्ता को दर्शाने के लिए। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्य पर आक्रमण करते थे तब मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। उस समय पे जब मंदिर बनाते थे उनमें सोना चांदी वगैरह ये बहुत ही कीमती चीज़ें बहुत लगाते थे। तो धन प्राप्त करने के लिए उन पे भी आक्रमण करते थे। जैसे आपने सुना होगा, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। वो क्या था, धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित हो सकता है। तो लेकिन मेन मकसद उसका क्या था, यहाँ से अधिक धन लेके जाना। वो यहाँ पर शासन करने के लिए नहीं आया था महमूद गजनवी। कहाँ का था वो? अफ़गानिस्तान के गजनी का रहने वाला था वो। उसने संपन्न मंदिर
जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि महमूद गजनवी ने किसको लूटा था? सोमनाथ के मंदिर को। कहाँ पर है ये? गुजरात में। और कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। कब से कब तक? 1000 से 1025 ईस्वी तक। कितने क्वेश्चन बन जाते हैं एक में। अभी ये एक कहानी की तरह आपको ऐसे ही लग रहा है कि ये सिंपल सा लेसन है, हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन इसी में से क्वेश्चन चढ़ जाते हैं। महमूद जो धन उठा कर ले गया उसका इस्तेमाल उसने क्या किया? अपने वहाँ गजनी में ले गया और वहाँ जाकर अपनी वैभवशाली राजधानी बनाई। वहाँ पर खर्च किया सारा पैसा और यहाँ से ले गया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे। चौहान, जैसे अभी बताया था, मैंने लेसन स्टार्ट किया तभी बता दिया था इसके बारे में, तो ये ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए, वे दिल्ली अजमेर के आसपास के क्षेत्र में शासन कर रहे थे। और क्या है इसमें? यही तो है। पृथ्वीराज तृतीय है, इसने तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा था, जिसने मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया था, लेकिन दूसरे साल यानी तराइन का द्वितीय युद्ध में ये खुद हार गया था। तो यहाँ तक इतना शायद काफ़ी हो जाएगा। और आगे का चोल के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में हम। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ आ रहा होगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसमें आपके कोई पैसे नहीं लगते, तो इतनी तो जिम्मेवारी आपकी भी बनती होगी शायद कि चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।